और बुलेटिन में सबसे पहले कन्नौज का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ईद चौपाल चल रही है। लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं, देश के बड़े सवालों का भी जवाब है और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए, उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। वो ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि हमारे समाजवादियों का क्या विचार है, आपके मन में क्या है कि दूसरे देशों से रिश्ते कैसे अच्छे रखे जाएं? देखिए, दुनिया एक है और अब तो संबंध हर देश से अच्छे रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं कि कुछ देश से डरा करके राजनीति भारत के अंदर करना चाहती हैं। हम समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा है कि जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अजय जी, एक सवाल आया है, अनूप जी ने पूछा है कि भैया क्या आप इस बार भी रथ यात्रा करेंगे? रथ यात्रा के लिए समय नहीं है, क्योंकि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में चुनाव की तारीख आ जाएंगी। इसीलिए मैंने चाहा कि जो आसानी से चीज पहुंचाई जा सकती है, अभी तो सब ट्विटर पे भी हैं, लोग जान गए हैं लोग, तो ये नए तरह का रथ यात्रा है ट्विटर के माध्यम से। जो ये चौपाल हो सकती है तो आप भी तो अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, कितना आसान तरीका है। तो इसलिए उसके माध्यम से भी, और समय कम है तो सभाओं में ज्यादा हम लोग रहेंगे और सभाओं के माध्यम से हम और आप लोग मिला करेंगे। तो ट्विटर के माध्यम से ये जो ई चौपाल समाजवादी संवाद के चल रहा है उसमें हम सब लोग जुड़े हुए, इस माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात दुनिया भर तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी ने @ज्ञानेंद्र पे सवाल पूछा है कि श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री जी, कृपया हम अनुदेशकों के भविष्य के बारे में बताइए और हमें हमारा अधिकार दिलाने में मदद करिए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। अध्यक्ष जी, इससे जुड़े 2-3 सवाल और हैं, मैं दोनों तीनों एक साथ पढ़ दूं जिससे आप एक साथ जवाब दे सकें। एक और सवाल इसी से जुड़ा आशुतोष मिश्रा जी ने पूछा है @दी आशु मिश्रा से कि माननीय यादव अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में नियुक्ति होने के कारण हम 31,000 निदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक और सवाल है कि माननीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में 31,000 निदेशकों को घोषणा पत्र में नियमित करने को शामिल करने की कृपा करें, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हम 31,000 अनुदेशक परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो यह निदेशकों की बड़ी समस्या है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका जवाब। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी, बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षा मित्र थे वो ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जनता दरबार में लगातार समाजवादियों से संपर्क करते थे। अनुदेशक लोग भी हमसे संपर्क लगातार बना के रखते थे। शिक्षा मित्रों को जो सुविधा दी, जिस तरीके से उनको हम लोगों ने समायोजित किया और बाद में शिक्षा मित्रों के साथ जो धोखा हुआ उसमें कई आत्महत्या भी कर लिए। हम इन अनुदेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि पिछली बार भी समाजवादियों ने काम किया था और रास्ता निकाला था। आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में होंगे तो आपके लिए भी सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे हम। और अभी तो हम सदनों में आपकी आवाज उठा सकते हैं। जब कभी बजट सत्र आएगा तो आपके जितने भी सवाल हैं दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी लोग उठाएंगे। अगला सवाल शाहिद हुसैन साहब हमारे बीच में हैं, जो कि सवाल पूछना चाह रहे थे। शाहिद हुसैन जी कहां हैं? सुजेश, शाहिद हुसैन जी, आप ये इधर हैं। सुजेश आपके बगल में। शाहिद हुसैन जी,
अपना सवाल पूछें माइक से। जी, सबसे पहले मैं सब तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जो हमारे इस फकीरपुरा की सरजमी पर दूसरी बार पधारे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मेरा सवाल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे दीनी तालीम में मतलब प्रगति हो, का विकास हो। धन्यवाद। दीनी तालीम के लिए हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए, सरकार से भी होता है और आपके अपने लोग भी जो समाज के हैं वो उन संस्थाओं को चलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था है जिसके आप सहयोग करना हो तो अब सरकार वाला सहयोग तो नहीं हो सकता है, सांसद वाला सहयोग तो कर सकते हैं। और एमएलसी भी हमारे हैं, आपके बगल में जो एमएलसी हैं उनसे संपर्क कर लो, शायद वो आपके कुछ मदद आ सकें। अगला सवाल भी साथियों में के बीच में से है। आलोक जी सवाल पूछना चाह रहे थे, आलू की खेती से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। आलोक जी। जी आलोक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको सब पता, मैं सौरिक ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जितनी मेरी लंबाई छोटी उतनी छोटा किसान हूँ मैं। 5 बीघा आलू साहब 3 साल से कर रहा हूँ, कोई उसका मूल समर्थन मूल्य सही नहीं मिल पा रहा, और रही बच्ची साहब जो गाय और साढ़ सब खाए जा रहे हैं, बड़ा परेशान होगा। अध्यक्ष जी, मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कन्नौज के किसानों की उन्होंने बात रखी। यहाँ हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली वर्ष आलू का संकट आया और किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही थी और कोल्ड स्टोरों में बुरी तरीके से सड़ रहा था आलू, उस समय याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम आलू को खरीदेंगे और किसान को कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा कीमत देंगे। सरकार भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए यही समाजवादी साथी गाड़ी में आलू रख करके लेके गए थे लखनऊ तक। ये हमारे समाजवादी साथी नए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री आवास नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने देखा कि जो जो बड़े बड़े घर हैं वहां, उन घरों के सामने ये आलू छोड़ के आ गए। और ये अच्छा हुआ कि जब सवेरे आंख खुली तो एक गवर्नर हाउस में आलू मिला, विधानसभा के सामने भी आलू मिला, लेकिन पूरा साफ था मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने। लगता मुख्यमंत्री आवास के सामने इन्होंने अच्छा आलू भेज दिया था। तो संकट पहले भी था और अभी भी है। सवाल यह है कि जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कोई आड़तिया, कोई व्यापारी या कारोबार करने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कन्नौज में तो आलू की मंडी बन रही थी और मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी। मैनपुरी में अनाज और लहसुन और प्याज की मंडी बना रहे थे। और बाबा रामदेव जी को हमने 400 एकड़ जमीन इसलिए दी कि वो योग के साथ साथ घी का कारोबार भी कर रहे हैं या और चीजों का भी कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा
और जो रिस्क लेनी है किसान को कीमत दिलाने के लिए वो सरकार को ही इंतजाम करना पड़ेगा। बस गरीब और किसान को जाति धर्म भूल करके अपनी पार्टी को, अपने दल को पहचानना होगा। और मुझे याद है उस दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था, एक दिन पहले, हमारे कुछ समाजवादी साथी जानते होंगे, दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था तो मैंने ट्रक देखे थे, 12 ट्रक गोभी से भरे हुए जा रहे थे। तो मैंने यही अंदाज लगाया कि इन्हें तो दिल्ली की तरफ जाना चाहिए था, ये लखनऊ की तरफ गोभी क्यों जा रही है। वो इसीलिए गोभी जा रही थी लखनऊ की तरफ कि शायद दिल्ली में कीमत नहीं मिल पा रही थी, दूर रही होगी दिल्ली, लखनऊ में कीमत जल्दी मिल जाती, इसलिए वो 12 के 12 ट्रक उधर जा रहे थे। तो ये मंडी और सड़क इसलिए बनाई है, शहर के लोग तो चले ही चलें, लोग भी चलें, लेकिन इससे सीधा फायदा हमारे किसान को हो, उसका इंतजाम सरकार ही कर सकती है। आपको बस सरकार पहचाननी है। ये बीजेपी वाले आलू को नहीं पसंद करते, ये सुविधा नहीं दे सकते आलू के लिए। आपको बस सरकार पहचाननी है। इसी में अध्यक्ष जी बहुत सारे और भी सवाल इससे जुड़े हुए आए हैं, मैं उनको समअप करके, बहुत सारे साथियों ने मुझे दिए हैं, बहुत सारे उसमें मीडिया से सवाल पूछे थे जो लोगों ने मुझे कहे हैं। लोग किसानों की हालत, लोगों ने लिखा है कि साहब बहुत ही दयनीय हो गई है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले बनती है। आप उसके बारे में क्या करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसी नीतियां बनाएंगे जिससे सरकार को फायदा हो सके, जैसे किसान को फायदा हो सके? सॉरी, देखिए, किसान को मदद कर सकती है सरकार। उसका सिंचाई का पानी मुफ्त हो, खाद सस्ती हो और उसको सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से। हालांकि देश में 2-3 प्रदेश हैं जहां अच्छे उदाहरण पेश हुए हैं, एक तेलंगाना में मान लीजिए, एक उड़ीसा में, और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो उससे बेहतर मॉडल सरकार किसान के लिए बनाने का काम करेगी। मान लीजिए अभी खेतों में सरसों है, खेतों में सरसों लगी हुई है, लेकिन जब समय आएगा तो क्या कीमत मिल पाएगी आपको? और जब कभी भी बात आएगी तो पता लगा हम मंच से स्वागत करते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकसभा से ऑनरेबल श्रीमती डिंपल यादव जी का। So we have on the stage joining Srimati Dimple Yadav ji, Honorable Member of Parliament from here. The team from Twitter. Thank you. Please join us. जो कि मैं कह रहा था उस समय, अच्छा आपका स्वागत हो गया। अच्छा, आप सबका धन्यवाद, डिंपल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका सबका धन्यवाद स्वागत के लिए। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसानों को कीमत कैसे मिले, और मैं उदाहरण शुरू कर रहा था सरसों का खेत देकर के, सरसों की बात को लेकर के। इधर देश में हमारे प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी हिस्से हैं भारत के जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों होती है, और हमें और आपको तो खाना सरसों के तेल का ही अच्छा लगता था एक समय पर। कुछ चीजें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जानती होंगी कि घी में नहीं स्वाद आएगा उन चीजों का, अगर वो सरसों के तेल में बने तो ज्यादा स्वाद आएगा। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि कुछ साथी ये कहें कि भाई चिकन भी सरसों के तेल में बनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा हूं
कि सरसों की कीमत अगर मिल जाए तो शायद किसान ज्यादा सरसों पैदा करने लगे। लेकिन जो आप खाते पीते हैं, बड़े बड़े लोग जो तेल खाने का भेज रहे हैं, वो सरसों का नहीं है। अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है। पानी के जहाज के रास्ते दूसरे देश से होकर के आपके देश में आ रहा है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में आज बन गई है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। हम कैसे रोकेंगे वो व्यवस्था? इसलिए एक एक चीज को समझना होगा हमें कि हमारे देश की पॉलिसी क्या बने, देश में क्या व्यवस्था लागू हो। अब तो आटा भी पैक करके खाते हैं लोग समझते हैं कि पैक वाला आटा ज्यादा अच्छा है। कभी कभी शहर में जाते होंगे, कन्नौज में या कहीं और, तो आप देखो कि जो काजू की बर्फी है, अलग दुकान की हर एक की कीमत अलग अलग है। तो हमारा मानना यह है कि जब तक खेती और खेती से जुड़े कारोबार को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा और सरकारें उसमें नहीं आएंगी तो शायद किसानों की नहीं मदद हो पाएगी। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझ करके सरकार को चुने और सोच समझ करके अपने नेता को चुने, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। ये सड़क पे जो चल रहे हो, ये समाजवादी न बने होते तो सड़क कहां से आती? इसीलिए तो हमारे वो अभी फसल बचा रहे हैं अपने आलू की, वो तार लगा के भी नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार दूसरी आ गई। और याद करना साथियों, इसी से सरकार बनी थी उनकी, इसी बात से सरकार बनी थी। बताओ, दुनिया में कहीं ऐसा सोच सकते हैं आप, जहां के हमारे मेहमान या जहां के लोग आए, जिस ट्विटर के माध्यम से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या दुनिया के उस हिस्से में लोग ये अगर सोचें और जाने तो क्या सोचते होंगे हमारे और आपके बारे में? हमारे और आपके बारे में न जाने क्या कैसे ख्याल आते होंगे। इसलिए जहां दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम लोगों को भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे बन जाएं, समझदार बन जाएं, अच्छे और बुरे का तय करने जान जाएं और जाति धर्म भूल जाएं। ये हमारे देश में जाति वाला मामला हम भूलते ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा अगला सवाल लेने आप। अगला सवाल लोगों के बीच से है। श्री विजय वर्मा जी सवाल पूछना चाहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। आपको माइक दे दिया जाए। माइक दे रहे हैं आपको। विजय, 1 मिनट वर्मा सर जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं विजय वर्मा, किसान हशेरन। मैं हमारे किसान साथी अपना दर्द भरा हुआ बयां करता हूं कि रात में हम लोग जगते हैं, बीमार पड़ गए हैं। हमारे बच्चे जो मजदूरी और किसानी मेहनत मजदूरी करते थे, वो दिन में गायों और सांडों को रखाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे न तो कहीं नौकरी के लिए निकल पाते हैं और न कहीं मजदूरी कर पाते हैं। इसलिए साहब, मैं आपके इस संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की इस दर्द का निवारण कैसे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो दुख और तकलीफ आपने बताई है, ये केवल आपकी नहीं है। प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में लोग इसी से परेशान हैं। जो बात आज से 2.5 साल पहले हमें और आपको, गरीब लोगों को अच्छी लग रही थी, वही परेशानी बन करके आई है। मुझे याद है एक नौजवान जो मुझे टकरा गया एक जगह, मैं श्रावस्ती में गया, उस समय सरकार आपकी थी, वो नहीं पहचान पाया कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि हम चुनाव क्यों हार गए। उसने कहा कि आपने गाय कटवा दी इसलिए चुनाव हार गए। तो याद कीजिए वो समय जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको तो ये लगता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों के स्लॉटर हाउस हैं।
ये तो शायद स्लॉटर हाउस हमारे हैं, आपको लगता था। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के स्लॉटर हाउस हैं। और एक भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। हमें आपको कहा गया, मंचों से, मोबाइल से और चीजों से संपर्क करके कहा गया, नफरत फैला दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? वही परेशानी आ गई। आपका जो पशुधन था, मान लो गाय 4 बार ब्याती थी, उसके बाद तो आप दूध नहीं लेते थे। 5 बार ब्या गई, आप उसके बाद बेच देते थे। आप स्वीकार कर लेते थे 10, 20 हजार, 15 हजार, जो रुपया मिल जाए। आप पलट करके नहीं देखते थे कि वो गाय कहां चली गई, जानवर कहां चला गया। और ये परंपरा कोई पुरानी नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जनता को ऐसे समझाया कि गाय आपकी मां नहीं, उनकी भी मां है। लेकिन बीजेपी वालों से पूछिए, अब शायद कुछ कर रहे हैं। ये जो आपकी बड़ी सड़क है, इस पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं थोड़ा ज्यादा। और फिर शराब जो पी रहे हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा पियो आप, क्योंकि अगर आप गाय सेवा करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, तभी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री हैं। अपना खर्च खत्म करना चाहिए था, अपने कुछ मंत्री कम कर देते तो शायद सेवा होती गायों की अच्छी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शराब खरीदी जाएगी उस पे सेस लगाएंगे, उससे हम गाय की सेवा करेंगे। बताओ आप, गाय हमारी मां, उसकी सेवा होगी शराब पे पैसा बढ़ा करके। तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप खूब शराब पीजिए, तभी गाय की सेवा हो पाएगी, तभी हम बछड़े को पकड़ पाएंगे, तभी हम सांड को रोक पाएंगे। लेकिन हम बताते हैं, आपकी सरकार आएगी तो इनको रोकने का भी इंतजाम करेंगे। एक सवाल किसी साथी ने पूछा है अध्यक्ष जी कि पिछली बार आपने सरकार चलाई, काम के दाम पे आपने वोट मांगा और आपने नारा दिया काम बोलता है। इस बार आपका क्या नारा होगा? इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। सवाल जो आ रहे थे उनके जवाब उनकी तरफ से दिए गए। बीजेपी पर निशाना साधा गया, गायों पर किस तरीके से राजनीति हो रही है उसको भी उन्होंने वहां पर लोगों के बीच अपना मैसेज देने की कोशिश की है।